नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स के अगले पार्ट में। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी हमारी बातचीत की विशेषता, बातचीत का कौशल, या जिस तरह से हम आसानी से बातचीत में एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हम रीडिंग पे बात कर चुके हैं, राइटिंग पे बात कर चुके हैं, ओरल प्रेजेंटेशन पे आज हम थोड़ा सा और बात करेंगे। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम बोल के यानी मौखिक रूप से अपने विचार, अपने जो हमारी कल्पना है, परिकल्पना है, जो हमारी योजना है, उनको जनता तक और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन का बिल्कुल इजी मीनिंग हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलकर, देखिए कम्युनिकेशन के कई सारे तरीकों पे हमने बात की थी। हम लिख के आप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम बोलकर पहुंचा सकते हैं, हम मैसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हमारे पास अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनके जरिए हम अपनी बात अपनी जनता तक, अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों तक अपने व्यूज इफेक्टिवली पहुंचा सकें, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओरल प्रेजेंटेशन या जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इनका अर्थ ये होता है कि जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं सुरक्षित तौर पर पहुंच जाए, और हो सके तो आप उससे कन्विंस्ड हो जाएं। अगर मेरा कोई संदेश है कि आप मेरे लिए ये कार्य करें या आप मेरे लिए ये चीज खरीद लें, तो आप जब इसको खरीदने के लिए यस कर दें, पैसा मेरे पॉकेट में आ गया, यानी मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का ये चैप्टर पूरा होता है। तो इसी तरह से ओरल कम्युनिकेशन का मतलब, अगर हम बहुत सारे लोगों से एक साथ संचार कर पा रहे हैं, मौखिक रूप से कौशलता के साथ यानी कुशलता के साथ हम बहुत सारे लोगों तक एक साथ अपना संदेश बेहद अच्छे तरीके से जब पहुंचा सकें, उसे हम ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसमें हमारे पास कुछ टूल्स हो सकते हैं। हम पीपीटी स्लाइड का यूज कर सकते हैं, हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बना के ला सकते हैं, हम वीडियो फिल्म के जरिए अपने संदेश को और इफेक्टिवली लोगों तक समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक ऑरेटर या ओरल प्रेजेंटेशन जो हमारा देने वाला व्यक्ति है, उसकी कुशलता इसमें होगी कि उसको किसी टूल की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप में अकेला ही काफी है। उसके हाथ यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी भाव भंगिमाएं यानी उसके जो गेस्चर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनके जरिए हम मोस्ट इफेक्टिवली जब अपनी बात सामने वालों तक या बहुत सारी जनता तक पहुंचा सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरा, जनता के साथ आई कांटेक्ट बनाना। जितने भी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, इस समय आप लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, आप सभी तक यदि मैं आई कांटेक्ट बनाकर अपनी बात पहुंचा सकता हूं। देखिए कुछ बातें हम बोल के पहुंचा रहे हैं, जैसे हमने बोलता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन साथ साथ चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अगर मेरे हाथ ऐसे होंगे, मैं ऐसे दक्ष की स्थिति में होऊंगा, तब जब मैं बात कहूंगा तो उसका कुछ अलग इंपैक्ट आएगा। लेकिन जब अपने अपने भाव भंगियों के साथ, अपने जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारा इंपैक्ट कुछ और बढ़ जाता है। इन्हीं इंपैक्टफुल चीजों का यूज कैसे कैसे करना है, उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओरल प्रेजेंटेशन का सबसे पहला पार्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको बोलना है, जिसमें मैंने बताया था कि भाषा का एक अच्छा खासा महत्व होता है। दो चीजें हैं, अगर आपका, जैसे आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप जाते हैं, तो पहली चीज आपको क्या समझनी होती है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है। अगर आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं जहां आपको संदेश सिर्फ उन तक पहुंचाना है, तो संभवतः आपकी भाषा में आंचलिक ग्रामीण शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे लोग एक दूसरे पे अपने आप को कनेक्ट कर सके, अपने आप को महसूस कर सके कि हाँ, आपका संदेश पूरी तरह से पहुंच पा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा सेम ग्रामीण हमारा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हम वहां प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं, हम एक इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर मैं थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स या थोड़ी सी दिल्ली के टच वाली हिंदी बोलना शुरू कर दूंगा, तो उससे एक इंप्रेशन ये आएगा कि जो हमारे पास संदेश देने वाले आए थे वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे या कुछ एक ऐसे स्पेशल तबके से हैं जिनके संदेश को इसलिए तवज्जो दी जानी चाहिए क्योंकि उनका जो भाषा का स्तर है वो बहुत अच्छा स्तर है। एक बात मुझे अपनी बात पहुंचानी है, दूसरी बात मुझे उनसे जुड़ाव महसूस करवाना है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए भाषा और शब्दों के समूह का चयन भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए भाषा आमतौर पे वो मुख्य माध्यम होती है जिससे हम कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट क्या क्लियर है, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों प्ले कर रहा है, जिस वजह से हम अपनी भाषा का संप्रेषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लैंग्वेज में मैंने आपको दो तीन चीजें क्लियर बताई थी। लैंग्वेज में दो ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला ग्रामर, दूसरा आपकी वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी खासी है, ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो मान लेते हैं उस पर्टिकुलर भाषा पे आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं स्पेनिश में आपसे बात करना चाहूँ तो मुझे उसकी ग्रामर और उसके जो वोकेबलरी वो अच्छी आनी चाहिए।
और साथ में एक कहेंगे कि लोकल लहजा जो है, स्पेनिश का लहजा है, उसमें भी अगर मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ तो मैं मान लूँगा कि मैं स्पेनिश में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं खाली सीखने वाले स्तर पर हूँ तो हो सकता है मैं अटक अटक कर, हो सकता है ग्रामर से संबंधित कुछ गलतियाँ भी कर सकूँ, शब्दों में भी कुछ अशुद्धियाँ आपको सुनने में आए, ये हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ बेसिक तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक एग्जांपल भी दिया था, अगर हम किसी विदेश में जाएं या कोई विदेशी हमारे संपर्क में आए और हम उनकी भाषा में कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्टेप्स बढ़ जाते हैं। हम चीज़ों को दिखाकर, इशारा करके, थोड़ा समझाने के प्रयास के साथ अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि हम जैसे तैसे लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी पकड़ थोड़ी कम है उस पर्टिकुलर संदर्भ में, तो हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारी वर्बल कम्युनिकेशन उस भाषा को लेकर अच्छी खासी है तो हम अपने शब्द शक्ति का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बॉडी लैंग्वेज साथ साथ चलेगी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव करने में सहायक होती है। तो लैंग्वेज का पार्ट यहाँ क्लियर है। लैंग्वेज यानी कोई ऐसी भाषा जिसमें आप और आपके श्रोता समूह ये दोनों लोग कंफर्टेबल हो, दोनों उस भाषा को समझ सकते हो या दोनों उस भाषा में ठीक ठाक पकड़ रखते हो, तब आपका कम्युनिकेशन सबसे अच्छे तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? अब बात आते हैं सेकंड लैंग्वेज के बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है? टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का संदर्भ होगा कि हम जिन लोगों, लक्षित समूह, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपनी बात कन्विंस कराना चाह रहे हैं। आप यदि एक घरेलू महिलाओं के ग्रुप को संबोधित कर रहे हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस कुछ इस तरह का होगा कि आप घरेलू मसलों से जुड़ाव वाली बातों को अगर उस अपने स्पीच में शामिल रखेंगे तो वो ग्रुप आपसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करेगा। अगर आप किसी बिजनेस कम्युनिटी को संबोधित करने आ रहे हैं तो आप शेयर मार्केट के कुछ एग्जांपल अगर कोट करेंगे तो वो लोग आपसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। जैसे मैं फिलहाल आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, ये हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसलिए मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का आपके सामने इस्तेमाल कर पा रहा हूं। मुझे पता है आप लोग उसको संभवतः समझ जाएंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये यूट्यूब पे चल रहा है तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए, इसलिए मैं मेरी शब्दावली भी थोड़ी सी आपने ध्यान दिया होगा हल्की ही मैंने इस्तेमाल की है। मेरे को ऐसे भारी भरकम या ऐसे एडियम्स का यूज नहीं कर रहा हूं कोट अनकोट जिसको आप ना समझ पाए। तो इसलिए हम टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच तैयार करेंगे। इसमें स्पीच तैयार करें, कई बार आपके पास खास तौर पे ओरल प्रेजेंटेशन में एक पार्ट आता है ऑन द स्पॉट टॉपिक। आप अभी इस टॉपिक के लिए तैयार नहीं हैं, अभी अभी आपके पर्ची में सपोज कर आप डिबेट के लिए गए हैं, आपको तभी एक पर्ची पे आपका टॉपिक मिला है तो आपके पास अपनी स्पीच तैयार करने का समय ही आपको नहीं मिल पाया। उसके बाद भी क्योंकि आप एक ओरल प्रेजेंटेशन के महारथी हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बैकआउट कर सको। तो आपको क्या करना है, तुरंत एक स्पीच ड्राफ्ट करोगे या दूसरा हमारे आसान शब्दों में हम कहते हैं बस बोलना शुरू करो, धीरे धीरे शब्द हमारे जुड़ते ही चले जाएंगे और जो भी हमारा टॉपिक है उसे हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो अगेन टारगेट ऑडियंस डिसाइड करेगा कि आपकी स्पीच का स्तर आप क्या रखने वाले हैं, आप कौन कौन से टॉपिक को टच करने वाले हैं, टारगेट ऑडियंस किस किस भाषा में किस किस शब्दों के साथ किन किन टॉपिक के साथ जुड़ाव महसूस कर सकती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी स्पीच या आपकी प्रेजेंटेशन के टूल्स रेडी होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें हमारे को टूल्स की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, सपोज करिए आप किसी इन्वेस्टर मीटिंग के लिए गए हैं, वहां यदि आप खाली हाथ प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करेंगे तो शायद आप अपना एक नेगेटिव पॉइंट साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ। तो वहां आपके साथ आपके पीपीटी तैयार होनी चाहिए, आपके पास कुछ वीडियो छोटा सा तैयार होना चाहिए, आपके पास ब्रोशर तैयार होना चाहिए, रिटन एक प्लान तैयार होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट या मॉडल अगर आप लेके जाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन या आपका प्रभाव और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक इसी तरह से यदि हम किसी ऐसे समूह से जुड़ने जा रहे हैं जो समूह शायद आपके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा या वो खाली आपको सुनना चाह रहे हैं, वो खाली आपको जानना चाह रहे हैं कि आप एक्चुअल में क्या उनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम राजनेता हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो रैली करने जाते हैं तो वो कभी भी पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। उनका टारगेट ऑडियंस जैसे मैंने पहले बताया था कि आम लोग ज्यादा होते हैं, आम लोगों में हम थोड़े छोटे स्तर के लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं। यदि रिक्शा चलाने वाला या फिर कोई आम किराने की दुकान वाला हमारी बात समझ पा रहा है तो मान के चलते हैं कि बाकी लोग भी आपकी बात समझ पाएंगे। तो हमारा ओरल प्रेजेंटेशन का तब जो दायरा होगा बहुत थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा और स्तर आप थोड़ा सा आसान रखेंगे। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो सब समझ पाएं। यदि थोड़ा लोकल टच को आप और इन्वॉल्व कर पाएं तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे।
तो टारगेट ऑडियंस विल डिसाइड कि आपकी स्पीच का स्तर, उसकी शब्दावली, उसकी भाषा का स्तर वो क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो टारगेट ऑडियंस हो गया, लैंग्वेज हो गया। अब तीसरा आता है कि अब आप अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तीसरा होता है कनेक्ट करना। जैसे कि इस देश में कुछ लोगों को हम ज्यादा शानदार ऑरेटर मानते हैं, जैसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो आमतौर पे फीडबैक को साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहां फीडबैक आपका एक अगला पॉइंट आ जाएगा। फीडबैक का अर्थ क्या होगा कि जब मैं आप लोगों से या ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा हूं तो ऑडियंस तक मेरी बात पहुंच पा रही है या नहीं, ये हम ऑडियंस के हाव भाव, उनके रिप्लाई से समझ पाते हैं। तो इसलिए यदि अब आपने बोलना शुरू किया और आपने साथ में 2-3 बार जनता को अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया, कनेक्ट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था आइस ब्रेकिंग सेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइस ब्रेकिंग सेशन यानी कि अगर आप एक गंभीर मसले पे बात करने के लिए आए हैं, लेकिन उसकी अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले आपने 2-3 बार नारेबाजी लगा दी, हो सकता है आपने कोई शेर सुना दिया, इंग्लिश का कोई कोड सुना दिया, या कोई भी ऐसी असहज कर देने वाली बात आपने कही है जिससे लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जो आपकी स्पीच पर ध्यान नहीं दे रहे थे वो भी एक मिनट रुककर सुनेंगे आखिर ये कहने क्या वाले हैं। यदि मैं किसी भीड़ को शांत करने के लिए आया हूं, मेरा ओहदा जिलाधिकारी का, और वहां जाके मैं कहूं कि सच में चलो उठाओ पत्थर मारो, तो लोग भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कोई कैसे कह सकता है। लेकिन उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, क्या ये अराजकता की स्थिति का नहीं है? तो यानी कि आपने खुद ही अपने आप को काउंटर पहले कर दिया, या आपने सबसे विभीत स्थिति को सबसे पहले ही लेके चले और बाद में आपने सरलीकरण शुरू किया है। तो यानी कि हम फीडबैक को जब हम लेके चलते हैं तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए कई बार हमारे को फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासतौर पे ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान। तो यानी जब हम ओरल प्रेजेंटेशन करें तो हम फीडबैक के पार्ट को साथ साथ लेके चलेंगे। क्या जब मैं स्पीच दे रहा हूं मुझे 3 लोग अगर सोते हुए दिखाई दे तो मैं कंफर्टेबली अपनी बात कह पाऊंगा? शायद मैं प्रयास करूंगा कि उन तीनों को जगा सकूं, या फिर अगेन जैसे मैंने बताया आइस ब्रेकिंग सेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम कोई चुटकुला सुना सकते हैं, हम कोई गाना सुना सकते हैं, हम शेर सुना सकते हैं, संस्कृत की उक्ति या कोई भी ऐसी चीज जिससे सब लोग एक बार को थोड़ा सा जाग जाएं। जगाना यानी थोड़ा सा शेक करना। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगेन जैसे मैंने कहा चुटकुले वगैरह है, कुछ भी जिससे सभी लोगों पे एक हंसी का माहौल बन जाएगा। बाद में हम विषय की गंभीरता को उनके सामने और ज्यादा प्रभावी तौर पे रख सकते हैं। तो किसी भी जब तथ्य पे हम बात कर रहे हैं तो आइस ब्रेकिंग सेशन और फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि अगर आप कोई मुशायरे में को संबोधित करने के लिए आए हैं, आपने अपनी कोई शानदार सी गजल सुनाई, कोई नज्म सुनाई, और सामने से आपको उतना फीडबैक, आपने टाइम ही नहीं दिया और अगली शेर सुनाना शुरू कर दिया, अगली नज्म शुरू कर दी, तो जो वाह वाह कर सकते थे, जो आपको दाद मिलनी चाहिए थी, उसका आपने समय ही नहीं दिया। तो ये जो अगर आपने वो समय नहीं दिया तो आपके एक अच्छे शेर को आपने खुद ही कत्ल कर दिया। तो इसलिए जब आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुनाने वाले हैं तो बेटर है कि आप लोगों को अपने रिप्लाई करने का टाइम दें। जैसे आपने सुना होगा ना, मोदी जी अक्सर कहते हैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो दे गिव द टाइम कि पीपल कैन रिस्पॉन्ड वेदर इट इज यस और नॉट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टाइम इज द की टू गेट इट कनेक्टेड। अगर वो इस रिस्पॉन्स के टाइम को ही किल कर देंगे, अगर वो साथ साथ अपनी बात कंटिन्यू कर जाएंगे, तो जो लोग रिप्लाई देना चाह रहे थे उनको वो समय नहीं मिल पाया। और लोगों का रिप्लाई आपकी विक्ट्री होती है। अगर लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने कहा होना चाहिए, उन्होंने कहा होना चाहिए, तो यहां आपने उनको विन कर लिया। तो ये विक्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है फीडबैक के थ्रू। तो फीडबैक कई मायनों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्टर के लिए गए हैं, अगेन इन्वेस्टिंग मीटिंग के लिए गए हैं, तो वहां जब आपने कम्युनिकेशन अपना शुरू किया है, तो जब तक वो आपके प्लान में इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं लगा सकते। बेटर है कि आप उनके सजेशंस मांग लीजिए। अगर सजेशन उनके आ रहे हैं, वो सजेशन आपको बताएंगे कि आपका प्लान उन तक कितना पहुंच पा रहा है। तो ये फीडबैक को कंटिन्यू करने के लिए, फीडबैक को समझने के लिए कई बार हमारे को फीडबैक का टाइम देना होता है, और नहीं दे रहा है तो आपके पास कुछ और टूल्स हो सकते हैं। अभी और टूल्स क्या हो सकते हैं, हम फीडबैक को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। आप एक क्विज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ नई लोगों को कनेक्ट करने आ रहा हूँ, से स्टूडेंट्स की एक मीटिंग को संबोधित करने आ रहा हूँ, तो इंस्पाइट ऑफ कि मैं पहले ही अपनी बातचीत शुरू कर दूं, लोगों को समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन उन पे पुट कर सकता हूँ। हो सकता है मैं छोटे से गिफ्ट्स भी लेके आया हूँ कि आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने ऐसे 5 या 10 प्रश्नोत्तरी अपने साथ तैयार की है, जिन सवालों का जवाब देने पे उनके विजेताओं को मैं सम्मानित कर रहा हूँ। छोटा सा हमने क्विज कर लिया। अब इस क्विज में लगभग वो समूह जो शायद मेरी बातचीत को उतने ध्यान से ना सुनता, अब वो खुद अपने सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, हो सकता है गूगल कर रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में बेसिकली अनजाने में वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं।
तो ये छोटा सा ऐसा टूल होता है जिससे लोग आपको कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपने उनके पास कुछ क्वेश्चन कर दिए, है ना। तो ये चीज़ हमारे किस टूल में काम आती है, जब हम क्विज करते हैं, इस तरह क्वेश्चंस पुट करते हैं या किसी तरह से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका फीडबैक को ही हम अपना रिसोर्स बना लेते हैं। हमारे पास एम्पावरमेंट कहाँ से आ रही है, उनके उस फीडबैक से, उनके उस आंसर से, उनके इन प्रयासों से जो उन्होंने आपके क्विज को सॉल्व करने के लिए, शायद उस छोटे से गिफ्ट के लालच के लिए, या शायद इतनी सारी जनता के बीच में अपने आप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे प्रयास किए थे। तो इस तरह के क्विज इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, आप दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, आप छोटा सा डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप उस टॉपिक को समझाने के लिए इस तरह के आइस ब्रेकिंग सेशंस डाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने इस तरह से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, उसके बाद जब उसी विषय को आप अपने विषय समझाएंगे, या फिर कुछ एक क्वेश्चन आपने कहा कि इस विषय को कोई और समझा पाए तो बताए, 2-3 लोगों को जो प्रयास है उन्हीं को आपस में जोड़ते हुए आपने उस टॉपिक को कंटिन्यू कर दिया। तो जो 2-3 लोगों ने अपने आंसर्स दिए थे वो आपके टॉपिक को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों ने आपके क्विज में पार्टिसिपेट किया था वो आपकी स्पीच को ज्यादा कंटिन्यूअस से ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ सुनेंगे, और वही आपकी विक्ट्री का साइन होता है। तो आपको अपनी विक्ट्री के लिए अपनी ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स और भी हो सकते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने देखा है छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं आमतौर पे वो एक बोरिंग सी स्पीच से ज़्यादा एक एनिमेशन को सपोर्ट करेंगे। तो जो एनिमेटेड छोटी सी वीडियोस हैं जिनमें आपका एक मैसेज छुपा हुआ है, उस मैसेज को आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब जहाँ हम एनिमेशन या फिर इस सीरीज की बात कर रहे हैं, वहाँ हम थोड़ा सा एक और मीडिया को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं लोकल मीडिया या फिर ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे पास शुरुआत में क्या क्या आता था, मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मीडिया के साथ ट्रेडिशन वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी परंपरा शब्द जुड़ा हुआ है। अब ये परंपरा जो मेरी परंपरा है, संभवतः वो आपकी परंपरा नहीं हो। अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मेरी परंपरा में एक कठपुतली का डांस आएगा। किसी और देश जगह की परंपरा में, महाराष्ट्र में वो तमाशा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में वो नौटंकी हो सकता है या रागिनी हो सकता है, किसी और देश में अगर कर्नाटका में जाएंगे हम वहाँ कथकली हो सकता है। तो हर जगह की परंपरा अलग होती है, ट्रेडिशनल मीडिया अलग होता है। एक चीज इसमें कॉमन होती है, मैसेज। वो मैसेज आप किसी भी ट्रांसफॉर्म में, किसी भी डांस फॉर्म में, किसी भी आर्ट में पिरो सकते हैं। अगर आपका मैसेज स्वतंत्रता का मैसेज है तो उसको आप नौटंकी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कठपुतली के डांस से लेके आप कथकली के डांस में किसी भी जगह आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल कई बार हम कोट करते भी हैं, कथकली एक डांस फॉर्म है जिसमें महाभारत के कुछ एक चित्रों को या महाभारत के कुछ कहानियों को चरितार्थ करते हैं। लेकिन एक विज्ञापन कंपनी ने बहुत ही शानदार उदाहरण देते हुए उसी कथकली के डांस के जरिए अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा लिया। अगेन दैट इज जस्ट डांस फॉर्म। आप जो मैसेज उसमें, आप उसमें रोमांटिक मैसेज भी दे सकते हैं, आप उसमें युद्ध का मैसेज भी दे सकते हैं। आप जो भी मैसेज, आप कोरोना मैसेज में जैसे में हाथ धोने का मैसेज चल रहा था, आप उस मैसेज को कथकली के थ्रू भी पेश कर सकते हैं। इट्स जस्ट ए मैसेज कोटेड बाय दैट पर्टिकुलर डांस फॉर्म। जो भी डांस फॉर्म है, जो भी आपके आर्ट फॉर्म है, उसमें आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगेन जब आप उस ट्रेडिशन के जरिए अपना मैसेज दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग आपसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे, राइट। तो इसी तरह से आप अपने उस मैसेज को वहां के थ्रू भी पेश कर सकते हैं। और ये सारी चीजें इन द एंड किस चीज के लिए है, आपने अपना छोटे से टूल्स में, अगर आपका एक ऐसी जगह है जहां का ट्रेडिशनल मीडिया पर्टिकुलर है, जैसे बंगाल में भाखा उसे बोलते हैं, अगर आपने छोटा सा वीडियो प्ले किया जिसमें भाखा के जरिए आप अपना मैसेज थ्रो कर रहे हैं, आपका मैसेज पूरा गया, उसके बाद आपने अपनी स्पीच कंटिन्यू की है, तो वो जो आपका टूल था उन सारे लोगों को आपके साथ कनेक्ट करने का एक ऐसा शानदार मौका देता है, जिसके बाद आपके लिए शायद ही कुछ बचे और उसके बाद आपकी छोटी सी स्पीच जिसमें आपने सामान्य संदेश दिया था, सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर वीडियो, सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर डांस फॉर्म, जो कि उस पर्टिकुलर समूह से कनेक्ट कर सकती है, उनको ज्यादा हिट करेगी, आपकी स्पीच ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। तो आपको अगर जरूरत पड़े तो अपने लक्षित समूह को, यानी अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए आप इस तरह की डांस फॉर्म वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इन टूल्स को आप और ज्यादा बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, रामलीला का मंचन जब किया जाता तो बहुत सारे बच्चे प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब जो रावण में ना होगा उसके 10 सिर होंगे, हनुमान जी के पास गदा होगी, ये सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो उस डांस फॉर्म को या उस आर्ट फॉर्म को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। ऐसे ये टूल्स आपके इस ओरल प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि आपका जो मैसेज है उसको और किस तरह से हम कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी स्पीच को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ टूल्स हमारे पास और भी होने चाहिए।
हमने ओरल प्रेजेंटेशन कर दिया, अपने टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, फीडबैक ले लिया और क्विज ले लिया। अब लोगों को और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए हम थोड़ी सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा था, आइस ब्रेकिंग सेशन के बाद एक गंभीरता का पुट आपके स्पीच में लाना ज़रूरी है। ये सब्जेक्टिव कि आप जिस टॉपिक को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो टॉपिक कितना ज़्यादा आवश्यकता महसूस कर रहा है। आपको अगर मिसाल के तौर पे आपने पर्यावरण का एक टॉपिक लिया, आपने शुरुआत में थोड़ा सा हंसी मजाक का एक माहौल बना दिया जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है आइस ब्रेकिंग सेशन के लिए। उसके बाद आपने खुद ही अपने हंसने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए बता दिया, हंसी मत, बात बेहद गंभीर है, आपके और हमारे आने वाले कल की है। इस तरह के शब्दों के साथ जब आप एकदम से गंभीरता का पुट ले आते हैं तो ये आपकी जो लोग आपको अब कनेक्ट होना शुरू हुए थे उनको और ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने जैसे बबलीनेस हम कहते हैं कि हमने स्पीच को ऊपर भी उठाया फिर नीचे भी ले आए, फिर ऊपर उठाया फिर नीचे ले आए, यानी हम अब अपनी मॉब को कंट्रोल कर रहे हैं। हम डिसाइड करेंगे कब वो हंस रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे कब वो सैड हो जाएं, हम डिसाइड करेंगे कब उनको सीरियसनेस के लेवल पे आना, और हम फिर से डिसाइड करेंगे अब उनको क्या एक्शन प्लान देना है। अगर हमारा कोई मैसेज है, मैंने कहा ना कि हमारे को कन्विंस करना, हमारे को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी तरह से हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को कन्विंस करना, जिसके लिए हमने पहले थोड़ा सा लाइट मोड पे लिया है, फिर सीरियस मोड पे लिया है, फिर अपना एक्शन प्लान उनको समझाना शुरू कर दिया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू कर दी कि आप हमारे इस मैसेज के जरिए किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पर्सन होगा। एक पॉइंट हमारा और हो सकता है कि इंसिडेंसेस को कोट करना, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देने के साथ साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस या एग्जांपल ऐसे देते हैं जो पहले हो सकें। अगेन आपको उसमें थोड़ी सी रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब आप उस रिसर्च और अपने उस कंटेंट को मिक्स कर देंगे विद सम हिस्टोरिकल इम्पैक्ट तो आपकी स्पीच और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अगर आप किसी विषय पे से भारत के लोकतंत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने इसको शुरुआत करते करते बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपनी स्पीच में रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो सकता है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे कई बार कहा था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन इतिहास के तथ्यों को जब आप अपनी स्पीच में ओरिजिनली शामिल करते हैं तो आपकी स्पीच और ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाती है। तो अपनी स्पीच की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए हम इस तरह के इंसिडेंसेस को अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। साथ में यदि हम चाहते हैं, जैसे कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी हम पत्रकारों को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो किस विषय पे आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक हम रिटन फॉर्मेट में पहले पकड़ा देते हैं कि व्हाट टॉपिक दे आर सपोज टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो टॉपिक हमने बताएंगे। जैसे कि अपनी पूरी मॉब को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो कौन कौन सा कलर आपकी स्पीच को सपोर्ट करेगा, कौन कौन से पैम्फलेट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा IEC मटेरियल, IEC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल, जो रिटन फॉर्मेट में होते हैं, वो सब हम पहले ही अपने मॉब के साथ, अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर देते हैं। उस सारे इंफॉर्मेशन को हमने अगर पर्टिकुलर, देखिए आप लोग मेरी बात सुनने के लिए आए, आपने इस पूरी स्पीच को सुना और उसके बाद आप हो सकता है भूल भी जाए। कई बार मैं साइड में कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो कुछ भी हमने कंटेंट डिस्कस किए वो आपको याद भी रहे। ऐसे ही जब हम ओरल स्पीच दे रहे हैं, अगर हम अपने तरफ से कुछ IEC मटेरियल लेके गए हैं, हो सकता है पोस्टर की शक्ल में हो, होर्डिंग की शक्ल में हो, फ्लैक्स की शक्ल में या पैम्फलेट की शक्ल में, फोल्डर की शक्ल में, हमने वो शेयर कर दिया अपने ग्रुप के साथ। तो जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, आप लोग घर जा रहे हैं, तो भी आपके पास रिटन हैंड कॉपी अपने साथ रहेगी। ये एक तरह से रिहर्स के, रिवाइज के काम भी आएगी और साथ में आपका जो मैसेज है, जो लोग उस ओरल प्रेजेंटेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको और अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के भी काम आएगी। अब ओरल प्रेजेंटेशन का एक और तरीका या कहें कि एक और पड़ाव आ जाता है जब हम इस ओरल प्रेजेंटेशन को अपने साक्षात्कार या एक ऐसे जगह पे करते हैं जहां आपके चयन का मामला हो सकता है। मैं सीधी सीधी साक्षात्कार की बात कर रहा हूं, इंटरव्यू की। जब आपका इंटरव्यू को आप फेस करते हैं, वहां भी आपको इस ओरल प्रेजेंटेशन की विधा की आवश्यकता पड़ेगी। वहां एक चीज आपको पता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। क्लियर है? क्योंकि वही लोग डिसाइड करेंगे वेदर यू आर गोइंग टू क्लिक दिस एग्जाम और नॉट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके निर्णायक मंडल है, जो आपके चयन करता है, वो पहले ही आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको परिचित होते हैं। आपका रिज्यूमे या आपका बायोडाटा पहले से उनके हाथों में होता है। ऑल दे वांट टू जज कि आप किस कंडीशन को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे एक बार एक मजाक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि यदि मैं चाहता हूं कि साक्षात्कार में आपने मेरे सवालों का जवाब दे दें, अगर मैं चाहता हूं कि साक्षात्कार को आपके लिए बेहद आसान बनाया जाए, तो मैं आपसे पूछूंगा आप अपने मामा जी का नाम बताओ, आपको जवाब पता होगा। और अगर मैं चाहता हूं आप जवाब ना दे पाओ, तो मैं कहूंगा मेरे मामा जी का नाम बताओ। तो ये वो आइडिया होता है कि हम कैसे क्वेश्चन पुट कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हम अपने क्वेश्चंस में फंसा ना सकें।
ठीक है। तो वहां हम बेसिकली उनसे उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानना चाह रहे हैं। हमें पता है कि अगर आप 2-3 राउंड क्लियर करके साक्षात्कार के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं तो संभवतः आप एलिजिबल तो हैं। अब खाली ये देखना है कि आप किन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं। यदि आपको आंसर नहीं आता तब आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, यदि आपको उत्तर आता है तो आप उस आत्मविश्वास के घेरे में ना आ जाएं और अति आत्मविश्वास में कुछ गलती ना कर बैठें। दोनों ही परिस्थितियों में आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं ये हमारे को देखना होता है, ये हमारे लिए एक अगला पड़ाव होता है। तो साक्षात्कार में बेसिकली आपकी ये स्किल भी जज की जाती है कि आप किस कंडीशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या उत्तर होता है, सबसे पहले अपने आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास और लोअर, जैसे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन तीनों को आपको अच्छे से जज करना होता है कि आप किसी भी कंडीशन में इन तीनों के बीच में फंस नहीं जाएं। क्लियर? आप जब आते हैं तब से लेके आपको जज करना तब से शुरू कर दिया जाता है जब आप गेट से नॉक करके अंदर आने की इजाजत मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं। फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट दे आर जजिंग यू, ईच एंड एवरी गेस्चर ऑफ यू, योर बॉडी लैंग्वेज, कब आप अपने हाथों पे पसीना पहुंच रहे हैं, कब आपने पॉकेट से रुमाल में निकाला, हर एक चीज को जज किया जा रहा है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आपको खाली अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे सवालों के जवाब रखने हैं। अगर आपके साथ लगातार 21 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिनको आपको आंसर नहीं आता है, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपको डिमोरलाइज करना है, ये बताना कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वो खाली ये देखने के लिए कि अगर आप लगातार फेलियर का हैंडल कर रहे हैं उसके बाद भी कहीं आप कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ना डाल दें, आप कोई गलती ना कर बैठें। अगर आपको ये सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ये आंसर नहीं आता, अगले क्वेश्चन पे माफ़ी चाहूँगा, मैं ये भी नहीं जानता, तो अगर आप ये इसे आराम से उतनी सॉफ्टली अपने विद योर फेशियल एक्सप्रेशंस आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं, यानी आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर आप उठ के चले जाएं, आपके साक्षात्कार में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, आप थोड़ा सा झल्लाने लग जाएं, मीन्स वहां आप हार रहे हो। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना कैसे आना चाहिए, अगेन आपकी प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स हैं वो वहां आपको सपोर्ट करने के लिए होती हैं। तो आपका ओरल प्रेजेंटेशन वहां किस तरह काम आएगा कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए कभी पता न लगने दें। हो सकता है आपके साथी साक्षात्कार में अगर आप लगातार बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वहां आप इस कंडीशन में आ सकते हैं कि एक लेवल के बाद आप झल्ला जाएं कि शायद मैं इंटरव्यू के लिए बना ही नहीं हूं या कोई गलती कर बैठे हैं। वही पॉइंट उनको चाहिए होता है। कई बार ऐसे एग्जांपल हमने देखे हैं आईएएस के इंटरव्यूज में भी कि जहां एक कैंडिडेट लगातार किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया लेकिन उसे अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि उसने अपना वो पॉइंट नहीं खोया, अपने वो स्किल पे उसने डिगा नहीं, उसने लगातार ये कहा कि हाँ माफी चाहूंगा, मैं ये भी सब्जेक्ट नहीं जानता हूँ, इस विषय पे मेरी इतनी जानकारी नहीं है। आप आराम से एक्सेप्ट कीजिए। आप कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले आपसे बेटर ही हैं, वो आराम समझ जाएंगे आप आंसर नहीं जानते लेकिन आप गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे हो। तो बेटर है कि आप जो आंसर नहीं जानते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसका अपने मनगढ़ंत आंसर देने का प्रयास करते हैं, फैक्ट के साथ ऊपर नीचे करते हैं, या फिर आप आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे को ये सवाल का जवाब नहीं पता, आप नेक्स्ट सवाल पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, अपने सक्सेस कैसे हैंडल करते हैं। क्वाइट पॉसिबल आपको इजी क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि देखें कि आप बहुत ज्यादा खुश होने पे कहीं अपने आपे से बाहर ना आ जाएं। तो आपके ऑब्जर्वेशन के पार्ट में ये चीज जज की जाती है। तो आपको ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान पूरी तरह से फोकस करना है कि आप अपनी ऑडियंस को कितनी देर तक कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन के ड्यूरिंग आप किस किस तरह से टूल्स इस्तेमाल करते हो, आप सबसे आई कांटेक्ट कर पाते हो कि नहीं, जब आप कुछ सोच रहे हो तो आप ऊपर नहीं देखना है, जब आप घबरा रहे हो नर्वस हो रहे हो तो नीचे नहीं देखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, कई बार एक सवाल आता है, शायद इस बार के सवाल में भी आपके पास आया था कि आपकी स्किल, आपका नॉलेज बेस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे ख्याल से स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आपका नॉलेज बेस सब्जेक्टों की आप कौन से, अगेन जैसे का टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपकी स्किल हर जगह यूज होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी खासी हैं तो फिर आप किसी भी टारगेट ऑडियंस के सामने, किसी भी लक्ष्य समूह के सामने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगेन अंत तक उनको अपनी बातों से कन्विंस करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो आपके लिए सरप्लस पॉइंट होगा। जैसे हमारे पास कई बार एक सवाल आता है ना कि आईएएस के सिलेबस क्या होता है, कि जो कुछ भी इस जमीन के ऊपर है और जो कुछ जमीन के नीचे है सभी कुछ आईएएस के सिलेबस में होता है, यानी कोई अंत नहीं होती है। इसी तरह से इस कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपका स्किल, आपका जो नॉलेज का बेस है हर जगह होना चाहिए। आपको लगभग सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आप एंडलेसली बात कर सकते हैं, ये आपका जरूरी होता है। क्योंकि आप कभी नहीं जानते पत्रकार के तौर पे, जो आप फ्यूचर में बनने वाले हैं, एंकर के तौर पे आपके सामने जो विशेषज्ञ हैं वो किस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो कोशिश करें कि सभी विषयों में स्पेशली करंट अफेयर्स की ठीक ठाक जानकारी रखें, क्योंकि नॉलेज बेस आपको इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट कर जाता है।
आपने एक स्तोत्र सुना होगा ना, विद्या दत्ताति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रात धनाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। तो विद्या से विनय मिलता है और विनय से पात्रता आती है। तो मेरे को इस पात्रता यानी जो कैंडिडेचर वाला पार्ट है उस तक पहुंचने के लिए नॉलेज बेस की भी आवश्यकता होती है। तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज बेस पे भी आपको वर्क करना है अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं। तो एंकर बनने के लिए या फिर एक अच्छा ओरल प्रेजेंटेटर बनने के लिए नॉलेज बेस भी जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स से यहाँ हमारा मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल से है कि जब आप कुछ बहुत सारे समूह के सामने, लेट इट बी कि 2 लोग हों या 1000 लोग आपके सामने बैठे हों, अगर उन सभी के सामने आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत शानदार चल रही हैं, आप कहीं भी डिग नहीं रहे हैं, आप कहीं भी अपने मोटिव से आगे पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वहां आप एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ज्यादा बेटर बना सकती है। यहाँ तो क्लियर है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम अगर इंक्लूड कर देते हैं ओरल प्रेजेंटेशन में, अब और क्या बाकी रहता है? तीसरी चीज हम जो बात कर रही थी, एक पेस, स्पीड, यानी कि जब हम, और टोन। तो जब हम टोन का इसमें यूज क्या होगा, यानी जब हम बोल रहे हैं तो हमारी भाषा में उतार चढ़ाव कहाँ है, क्या मेरी भाषा में एग्रेशन आ रहा है, क्या मेरी भाषा में विनयशीलता हद से ज्यादा बढ़ रही है, क्या मैं थोड़ा शायराना अंदाज में बोल रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं एक एजुकेटर के तौर पे बोल रहा हूँ। यानी आपका टोन डिसाइड करेगा कि आपके ओरल प्रेजेंटेशन किस तरह से जा रही है। तो ये टोन जो है ये आपको अगेन टारगेट ऑडियंस के तौर पे सेट करनी होती है। स्टूडेंट्स के सामने आप इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे, अगर परिवार के सामने है तो वहां की टोन बदल जाएगी, वहां थोड़े से ज्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं, कई बार डिफेंसिव भी हो जाते हैं। तो आपकी टोन अगेन टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग बदलती चली जाती है। ठीक है, तो टोन हमारा डिसाइड करते हैं कि हमारा लक्ष्य समूह क्या और हमको किस टोन की आवश्यकता है। आपने देखा है ना कि जैसे आप लोगों की एज में कई बार जब 2 लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो उनकी टोन अलग ही चेंज हो जाती है। क्यों? उनका लक्ष्य समूह अलग तरह का होता है, उनको कुछ और तरह की बातें करनी होती हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी को आप डांटने वाले हैं तो आपकी टोन डिसाइड करेगी कि आप डांट रहे हैं या उसे प्यार से समझा रहे हैं। तो टोन का एक ओरल प्रेजेंटेशन में ठीक ठाक इम्पैक्ट होता है। तो आपकी टोन डिसाइड करेगी कि आपका जो मैसेज है किस तरह से जाना चाहिए, कितना इफेक्टिव पहुंच रहा है और उसमें आपको और क्या सुधार की जरूरत है। दूसरा पार्ट हमारा इसमें आ जाएगा स्पीड। स्पीड कई बार आपकी लोकल लैंग्वेज को भी रिफ्लेक्ट करती है। उदाहरण के तौर पे अगर कुछ लोग हरियाणा से होते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जिस बेल्ट से हम आते हैं मुजफ्फरनगर यूपी, वहां की स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन, आपका लोकलाइट्स का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपकी स्पीड डिसाइड करती है कि जो आपके टारगेट ऑडियंस है उस तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं तो शायद आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन लूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत तेज बोल रहे हैं तो शायद आप कुछ लोगों को अपनी बात समझा ही नहीं पाएंगे। तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो लगभग उतनी रहनी चाहिए जो आराम से लोग गो थ्रू भी कर पाए, लेकिन लोग बीच में बोर भी नहीं हो जाएं। अगेन थोड़ी थोड़ी बबलीनेस वाला मूड हम इसमें लेके चलते हैं। जैसे अगर आपने एक आरजे को देखा, कभी रेडियो जॉकी जो होते हैं वो लगभग अकेले एक बड़े से गन माइक के साथ आपको स्टूडियो के अंदर आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टोन ऐसी होती है, उनकी स्पीड ऐसी होती है जो आपको एग्जैक्टली कैच कर पाती है। सपोर्टिव उनके पास टूल के तौर पे क्या होता है, वो तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, वो खाली उतार चढ़ाव और साथ में जो सपोर्टिव उनका म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी स्पीड और आपकी टोन, ये आपका एक ओरल प्रेजेंटेशन के तौर पे कनेक्शन को और मजबूत कर सकती है। अगर आप अपनी टोन और अपनी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जानते हैं उसमें आपकी थोड़ी महारत हासिल है, जैसे मैंने कहा था संचार कौशल अगर आपका उसमें सुदृढ़ है तो आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर बन सकते हैं, एक अच्छा ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो चाहे साक्षात्कार का मंच हो, चाहे वो ऐसे जनता का मंच हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे किसी और में। तो आपको एग्रेसिव भी नहीं होना है, लेकिन आपको ज़्यादा पोलाइट भी नहीं होना है। आपको कनेक्शन मेंटेन करके रखना है, आपको आइस ब्रेकिंग सेशन का यूज़ करना है, आपको कभी कभी चुटकुले सुनाने, कभी कभी गंभीरता का पुट भी लाना है। टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को आपको सेट करना है। आज के लेक्चर के विषय में अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी ही आपसे मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।